हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी लोगों के लिए नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षाओं के क्रम में ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है, जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप चाहे स्टेनो का पेपर दे रहे हों और ग्रुप सी का दे रहे हों या क्लर्क मतलब जो है या ग्रुप डी का कोई भी पेपर दे रहे हों, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम मॉडल पेपर बंद करा चुके हैं, उसको दो भागों में कराया था, पहला अनसॉल्व और दूसरा सॉल्व तरीके से। तो उन दोनों वीडियोज़ जो भी हैं उनकी जो है लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक अनसॉल्व्ड है और दूसरा सॉल्व, तो आप बाद से जाकर उसको भी कर सकते हैं। साथ में इस मॉडल पेपर को हम केवल एक ही पार्ट में करेंगे, कहने का मतलब पूरा आपको सॉल्व्ड मिलेगा और साथ साथ में हम उसके आंसर्स भी आपको बताएंगे कुछ समय के बाद, कुछ समय आपको देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप कापी कलम लेकर के बैठ गए होंगे और पूरी वीडियो को देखेंगे और अपने आप को परखेंगे कि आपने जो है आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितने क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं। और आज की वीडियो का टारगेट है कि कम से कम आप 70 प्लस क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप जो है डेफिनेटली कट ऑफ को वहाँ पे क्लियर करेंगे और जो है आपको इस भर्ती परीक्षा में बहुत ही अच्छा मतलब जो है आपको मतलब वो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आप इस वीडियो में जो है 70 क्वेश्चंस जो हैं आप बना लेते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे वही होंगे, 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे टोटल होंगे, 25-25 हर पार्ट में, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश और 25 जीएस और 25 मैथ में। बाकी जो है 90 मिनट में, तो करीब में 1.5 घंटे की ये वीडियो भी हमारी होने वाली है। तो आप रेडी हो जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे हम वीडियोज़ को प्राइवेट करें और प्राइवेट करके ग्रुप में डालें। तो सब्सक्राइब करके जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आप इन वीडियोज़ को देख पाएंगे जो भी आगे के मॉडल पेपर आएंगे। ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि जो है खाली कि आप मॉडल पेपर्स बनाते रहें, तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे हमें भी थोड़ा पता लग जाता है कि आप कितनी वीडियो देखते हैं, क्योंकि बहुत ही रिटेंशन कम था समय का वहाँ पे कि बहुत ही कम लोग देख पा रहे हैं। तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारी आती है हिंदी, और हिंदी के भी हम यहाँ पर देखेंगे टोटल क्वेश्चन जो हैं 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपका टाइम शुरू हो जाता है टेस्ट का, तो हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है कि निर्वेद जो है किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने समझ लिया होगा और ऑप्शन है शांत, करुण और हास्य और श्रृंगार। तो इसका जो राइट आंसर है वो शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है, निर्वेद है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शांत रस के बारे में देख लीजिए। तो ये भरत मुनि के अनुसार जो है ये रस नहीं है। क्या है, रस नहीं है। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है केवल 8 मानी गई है, और ये जो 9वां रस है वो कौन सा है, हमारा शांत रस ही जो है वो 9वां रस है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट जो रस से क्वेश्चन होता है कि रस राज किसे कहते हैं। ठीक है, रस राज किसे कहते हैं, तो वो होता है हमारा कौन सा, श्रृंगार रस जो है वो हमारा कौन सा होता है, रस राज जो होता है हमारा कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से पहले प्रश्न का जो आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया, शांत। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो ये शांत रस का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक लोकोक्ति है और लोकोक्ति क्या है, भय गति सांप छछूंदर केरी। ठीक है, इसका जो है अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है सांप और छछूंदर जैसा होना, दूसरा है सांप और छछूंदर जैसा, सांप का छछूंदर जैसा होना, और तीसरा है दुविधा में पड़ जाना और छछूंदर का सांप हो जाना। इस तरह से ऑप्शन है। तो इसका जो है राइट आंसर उम्मीद है आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, और फिर जो है अब हम बता भी देते हैं, आपने लिख लिया होगा। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मतलब दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, तो ये जो है आंसर इसका है भय गति सांप छछूंदर केरी, दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखनी है कि सांप से एक और जो है लोकोक्ति या मुहावरा जो है हमारा होता है वो क्या होता है, आस्तीन का सांप। ठीक है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है। और दूसरा जो है एक छछूंदर का भी होता है, वो होता है छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। ठीक है, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। ठीक है, ये दो जो हैं इन दोनों वर्ड से यहाँ पे बन रहे हैं पर चमेली का तेल, इन दोनों का मीनिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में चीज़ें हैं इसके साथ में। तो इसका आंसर जो है वो हमारा सी ऑप्शन है, दुविधा में पड़ जाना। अगला प्रश्न है, पड़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, और इसका मीनिंग क्या है, जो आपकी ये लोकोक्ति है मुहावरा है, इसका क्या है।
तो पहला है ऑप्शन शिक्षित होकर बेकार रहना, दूसरा योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, और तीसरा है विद्या का अपमान करना, और चौथा है फारसी पढ़े लोगों का प्रायः तेल बेचना पड़ता है। ठीक है, ये है। तो उत्तर आप लोगों को भी मिल गया होगा। बाकी इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन मतलब योग्यता होते हुए भी व्यवस्थावश जो है निम्न स्तर का जो है काम करना। तो इसका आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16 और चौथा ऑप्शन है 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को पता होगा, और या आप लोगों ने अपना जो भी सोचा हो, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है 16। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दूसरी बात, चौपाई जो है वो हमारा एक कैसा है? सममात्रिक छंद है, सममात्रिक जो है छंद है, और इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे मात्राओं का तात्पर्य ये होता है कि जो है उच्चारण में कितना समय लगता है। एक मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है, और 2 मात्राएं या दीर्घ मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस मात्राओं की काउंटिंग होती है, जिससे हम जो है छंद का पता लगाते हैं कि किस प्रकार का छंद है। तो ये जो है चौपाई है, और चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पे 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले अक्षर जो है कौन सा शब्द जो है आएगा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश मतलब जो डिक्शनरी में जो एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर की बात यहाँ पे हो रही है। तो डिक्शनरी में ऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा ऋच, और तीसरा रेणु, और तीसरा ऋण। ठीक है, तो इस तरह से शब्द आपको दिए हैं। तो सभी में ऋण है, तो ऋण को सभी में काट देते हैं हम पहले समझने के लिए। ठीक है, बाकी जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपका कौन सा आंसर है। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि जो छा है, छा का मतलब होता है का और प्लस में सा। ठीक है, तो ये होता है छा, तो कै हलंत और प्लस में सा। ठीक है, तो का के बाद ही इसका उच्चारण हो जाता है, तो इसलिए जो राइट आंसर इसका होगा वो हमारा कौन सा होगा? बी राइट आंसर यहाँ पे होगा। छा जो है हमारा संयुक्त वर्ण है, और छा के अलावा में होता है हमारा तय और प्लस में तय हलंतरा मतलब त्र होता है, और इसके बाद में हमारा ज्ञा या कहते हैं ज्या, तो जय और प्लस में या। ठीक है, छह त्रय ज्ञा और श्रा होता है। ठीक है, तो ये होता है श्रृंगार वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे ये संयुक्त वर्ण होते हैं। तो ये होता है स हलंत और प्लस में रा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे 4 संयुक्त वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, तो उसमें जो है ये बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ये जो चिन्ह आपको बना रखा है, कह रहे हैं इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, या योजक चिन्ह है? तो इसका जो सही आंसर है वो हम आपको अब बता देते हैं। तो वो है हमारा क्या? तो इसका आंसर है प्रश्नवाचक। इस चिन्ह को कहते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पर हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, और जब वो प्रश्न समाप्त हो जाता है, अंतिम रूप ले जाता है, तो उसके अंत में जो है हम इस तरह से एक चिन्ह लगाते हैं। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। पूर्ण विराम जहाँ पर हम जो है बिल्कुल अपना वाक्य समाप्त कर देते हैं, अंतिम रूप ले लेता है वाक्य हमारा, उसकी गति, तो वो वहाँ पे क्या होता है? पूर्ण विराम। और अल्प विराम का मतलब होता है हमारा कामा। तो ये कामा जो होता है वो हमारा अल्प विराम होता है। और इसके बाद में एक आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम में डॉट और इस तरह से होता है, तो वो होता है हमारा क्या? अर्ध विराम। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया ये प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है था। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। मतलब ये शुद्ध वर्तनी का जो है प्रश्न है। तो शुद्ध वर्तनी का, और इसमें पहला दिया है घनिष्ठ, और फिर घनिष्ठ, और घनिष्ठ, और घनिष्ठ। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा वर्तनी आपकी कौन सी शुद्ध है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो है घनिष्ठ। ठीक है, पहले ऑप्शन में जो है टा दे रखा है, तो घनिष्ठ में टा नहीं होता है, बल्कि यूज होता है वहाँ पे ठा। ये बात को ध्यान रखना। दूसरी यहाँ पे जो है डी ऑप्शन है, यहाँ पे बड़ी ई की पाई दे रखी है। बड़ी ई की पाई का मतलब बड़ी ई की मात्रा दे रखी है। यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि इसमें मात्रा होती है छोटी ई की। तो राइट जो है हमारा कौन सा है? वो बी ऑप्शन है। मतलब घनिष्ठ लिखेंगे घ और ना, नापज किसकी? छोटी की पाई, और आधा सा और ठा, घनिष्ठ। ठीक है, तो ये हो गया घनिष्ठ हमारा। तो ये इसका जो है शुद्ध वर्तनी हो गई। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अब आपको हम बता देते हैं। तो राज्यपाल जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखें, तो जो नदी है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर गंगा ले लें तो वो कैसी हो जाती है? हमारी
व्यक्तिवाचक हो जाती है। वैसे इसी प्रकार से ये राज्यपाल जो है वो जातिवाचक है। वहीं पर अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारी जो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये जो हैं अभी हमारे राज्य की जो क्या हैं, उत्तर प्रदेश की क्या हैं, राज्यपाल हैं। इसी तरह से हर राज्य में अलग अलग हैं, तो ये कौन सी है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अगर ये शब्द मुख्यमंत्री हो जाए तो मुख्यमंत्री भी जो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखें, इसके बाद में हमें पहले रिक्त स्थान दे रखा है, से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। ये प्रश्न हमसे पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं, विशेष कहलाता है या विशेषण कहलाता है या संज्ञा कहलाता है या विशेषता कहलाता है। तो वो क्या सब कहलाता है, तो इसका अब राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, आपने अपना सोच लिया होगा। तो वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें काला घोड़ा, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है काला घोड़ा, तो घोड़ा शब्द की विशेषता बता रहा है काला, तो काला जो शब्द है वो यहाँ पे क्या है, वो हमारा क्या है, विशेषण। और वहीं ये घोड़ा जो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो घोड़ा शब्द जो है वो हमारा क्या है, विशेष कहलाता है। कहने का मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो शब्द हमारा विशेष कहलाएगा, और जो शब्द विशेषता बताता है वो हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कह रहा मैं अपने घर मटमैले रंग का, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है, जिसके लिए हमने ये अंडरलाइन किया है या चौकटे में बंद कर दिया है। इस शब्द का यह शब्द क्या है, विशेषण है या विशेष है, सर्वनाम है या संज्ञा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा, क्योंकि ये जो है आपका बता रहा है कि किस रंग का रंगवाया है, तो इस तरह से ये जो है आपका क्या है, विशेषण यहाँ पे है, ठीक है। रंग की विशेषता बता रहे कि मटमैला रंग है, इस तरह से जो है ये जो है क्या है, आपका विशेषण है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, मीरा जोर से हंसी, ठीक है, मीरा जोर से हंसी वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक, सकर्मक या द्विकर्मक, ठीक है। तो ये जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, किसका है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, वह काम नहीं करता, वह काम नहीं करता में अव्यय पद क्या है। तो पहला ऑप्शन है वह, काम और नहीं और करता, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अव्यय पद है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है नहीं। नहीं पद जो है वो क्या है, अव्यय पद है। अव्यय क्या हमारे होते हैं, तो अव्यय वह शब्द होते हैं जिस पर लिंग और वचन और कारक इन सब का जो है क्या होता है, प्रभाव जो होता है वो नहीं पड़ता है, ठीक है। इन पर कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता है, समझ रहे हो, नहीं पड़ता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो इस वाक्य में जो है वो अव्यय हमारा शब्द कौन सा है, तो वो है हमारा नहीं, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहे दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है विधुराइन, दूसरा विधुरी, तीसरा विधवा और चौथा विधर्णी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो विधुर का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा स्त्रीलिंग, वो होगा विधवा, ठीक है। विधुर का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, शादीशुदा है, और उसकी अगर जो है पत्नी की डेथ हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या कहता है, पत्नी अगर उसकी ख़त्म हो जाए तो उसको विधुर कहते हैं। उसी तरह से जो विधवा होती है, विधवा का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी महिला है वो शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद उसका जो है पति, और पति की क्या हो जाए वहाँ पे डेथ हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विधवा कहलाती है। तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधवा स्त्रीलिंग होगा। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में सम्राट का स्त्रीलिंग छांटिए। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन है सम्राटी, दूसरा सम्राटिन, तीसरा सामग्री और तीसरा है स्त्री सम्राट, ठीक है। तो आपने अपना उत्तर समझ लिया होगा, अब हम भी बता देते हैं। तो सम्राट जो होता है उसका जो है स्त्रीलिंग अगर हम बनाएं तो स्त्रीलिंग क्या होगा, तो स्त्रीलिंग उसका होता है सामग्री, ठीक है।
स मैं हलंत रापा का डंडा और गया। ठीक है, सामग्री। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग सम्राट का। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन हमें आपसे पूछ देते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 में, ठीक है, तो किसे जो है भारत की सामग्री घोषित किया गया था, ये आपको बताना है, याद होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्रम वाच्य में प्रधान होता है। प्रश्न हमसे कह रहा है क्रम वाच्य में प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है, विचार प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है या कर्म प्रधान होता है? तो कर्म वाच्य में क्या प्रधान होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आपका डी, मतलब कर्म वाच्य अगर है तो उसमें क्या होगा, कर्म प्रधान होगा। इसी तरह से कर्तरी वाच्य जो होता है और उसमें क्या प्रधान जो होता है, तो वो हमारा होता है कर्ता। ठीक है, तो अगर कर्ता प्रधान है तो वो कर्तरी वाच्य है, उसी तरह से कर्म प्रधान है तो कर्म वाच्य है, और अगर भाव प्रधान है तो वो भाव वाच्य है। ठीक है, तो इस तरह से। अगला प्रश्न है राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है, इसमें कौन सा कारक है? तो पहला ऑप्शन है संप्रदान कारक, दूसरा कर्ता कारक, तीसरा संबंध कारक और चौथा कर्म कारक। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर अब हम आपको बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, संप्रदान कारक, किसी को चीज़ देना, दान करना, ये सारे किस में आते हैं, हमारे संप्रदान कारक में आते हैं। अब आपको को के हिसाब से नहीं लग रहा होगा कि ये संप्रदान कारक हो, लेकिन इसको जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं, राजा ने सेवक के लिए कंबल देता है। ठीक है, तो एक जो सेवक के लिए दिया गया है कंबल, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? तो यहाँ पे जो है हमारा संप्रदान कारक है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? कर्म कारक की, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कर्ता ने, और फिर आता है कर्म को, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, करण के लिए। ठीक है, इसके बाद में संप्रदान के लिए देने के भाव होता है ना, तो इस तरह से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। करण के लिए, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होगी? तो कर्म कारक की विभक्ति हो गई सी ऑप्शन, मतलब जो है को जो होती है वो किसकी भी होती है? कर्म कारक की विभक्ति होती है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है मरकट, दूसरा बानर, तीसरा कपि और चौथा हरि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, बंदर का तत्सम रूप, तो बंदर का यहाँ पे जो तत्सम रूप होगा वो होगा बानर। ठीक है, बानर जो होगा तत्सम रूप, लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए, ये बाकी जो सारे हैं वो इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, बाकी इसके जो है पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वो इसके तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत से लिए गए और संस्कृत से थोड़े बहुत बिगड़कर जो है वो क्या हो गए, हिंदी में आ गए, उन शब्दों को क्या कहते हैं हम? तत्सम कहते हैं, या जीव के त्यों जो हिंदी में लिए गए हैं। तो बंदर का जो तत्सम शब्द है वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है बानर। अगला प्रश्न है, कह रहा है संगम, संगम के बाद है हमारा संवाद, संवाद के बाद है संतोष, इसके बाद है संस्कार, इसके बाद है संयुक्त। इन शब्दों में उपसर्ग क्या है? पहला ऑप्शन है सम, दूसरा सत्र, तीसरा सन और तीसरा जो है चौथा ऑप्शन जो है सण। तो इसमें से उपसर्ग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सम। सम एक जो है संस्कृत का उपसर्ग है, और ये जो है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त शब्दों में उपसर्ग है। उपसर्ग का तात्पर्य होता है जो शब्दों के जो है शुरुआत में लगते हैं। ठीक है, मतलब जो है आदि में लगते हैं। ये प्रश्न हमने पिछली वाले टेस्ट में देखा था कि उपसर्ग क्या है। तो जो शब्द के आदि में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं और शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संवाद, संगम, संतोष, संस्कार आदि में कौन सा है? तो वो सम उपसर्ग है, मतलब ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक और जो है और साप्ताहिक। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? साप्ताहिक। ठीक है, मतलब जो बी आंसर इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सप्ताह का जो है क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा एक प्रत्यय लगाने से। प्रत्यय क्या होते हैं? ये शब्द के जो है लास्ट में जो है हमारे लगते हैं, मतलब जो है अंत में लगते हैं। ठीक है,
और ये भी जो है अर्थ परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है अल्पवृष्टि, दूसरा अनावृष्टि या लघु वृष्टि या न्यून वृष्टि। क्या होगा अतिवृष्टि का विलोम, तो अतिवृष्टि का विलोम जो होगा वो होगा अनावृष्टि। क्या होगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब जो होता है अत्यधिक वर्षा। ठीक है, अत्यधिक वर्षा। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि। और अनावृष्टि क्या हो गया, अनावृष्टि मतलब जो है वर्षा ना होना। ठीक है, वर्षा ना होने की स्थिति जो है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है अनावृष्टि की। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, अनावृष्टि। ठीक है, अत्यधिक वर्षा तो वो है अतिवृष्टि, और वर्षा ना होने की जो है वो कहलाती है अनावृष्टि। तो इसका राइट आंसर वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकुलाना शब्द जो है उसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, प्रसन्न होना, दूसरा संवरना, अभिवादन करना या व्याकुल होना। ठीक है, तो अकुलाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, मतलब व्याकुल होना। अकुलाना का मतलब जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, व्याकुल होना। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो गया। इसके बाद आपको बताना है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। इसमें जो है सही शब्द आपको भरना है। पहला नीर या नीम या नीद या नीड़, ये आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीड़। ठीक है, तो नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। क्या अर्थ होता है, घोंसला। ठीक है, तो क्या करते हैं, घोंसला। ठीक है, तो पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, और इसे कहते हैं नीड़। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न का उत्तर बताना है, नीड़ का निर्माण फिर पे, ये आपने एक पोइम है समझ लीजिए। ठीक है, कविता है, और नीड़ का निर्माण फिर पे ये किसकी है, निर्माण फिर और फिर। ये आपने उम्मीद है 6 से 7 क्लास की जो है SCERT की बुक आती है, उसमें आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको बताना है किसकी कविता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेमस हैं जो लेखक या कहें कवि, उनकी ये कविता है। तो नीड़ का निर्माण फिर पे ये आपको जो है बतानी है किसकी है। अगला प्रश्न बताइए कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। ठीक है, तो शब्द क्या है हमारा, अल्पाहारी। पहला ऑप्शन है कंदमूल खाता हो जो, दूसरा है जो फल खाता हो, तीसरा जो पकवान खाता हो, चौथा जो कम खाता हो। इससे आपको बताना है कि अल्पाहारी शब्द का उचित वाक्यांश क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी आंसर है, जो कम खाता हो। क्या हो, कम खाता हो। ठीक है, अल्पाहारी का एक और भी है, वो है मताहारी या मिताहारी। ठीक है, मताहारी का भी मतलब जो होता है कम खाता हो। ठीक है, मताहारी कि जो कम खाता हो, उसके लिए भी यही शब्द यूज होता है। ठीक है, फल खाता हो उसके लिए कहते हैं फलाहारी। ठीक है, फलाहारी मतलब जो है फल खाता हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका अल्पाहारी का मतलब क्या हो गया, जो कम खाता हो। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, कह रहा है दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा होगा। किस संधि का, दीर्घ संधि का। तो पहला ऑप्शन है रमेश, दूसरा उल्लंघन, तीसरा रामाधार और जो है प्रत्युत्तर। तो इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, रामाधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा राम और प्लस में आधार, तो हो जाएगा रामाधार। ठीक है, और यहाँ पे छोटा और ये प्लस में बड़ा मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा। ठीक है, तो ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा है, रामाधार। बाकी आपका ये प्रत्युत्तर है, ये आपको ध्यान रखना है किसका है, उल्लंघन है, ये आपको बताना है, ये रमेश है, ये आपको सब बताने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से हैं, बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह अब हमारे ये 25 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हमने पूरे डिस्कस करें, पूरे 25 थे क्वेश्चन। इसमें आपको बताने हैं कितने आपके सही हो गए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपके 23 सही हैं तो 23 सब लिखो अपॉन 25 आगे बना दीजिएगा एच कमेंट में। ठीक है, इसी तरह से जब जीएस के हो जाएं तो जीएस में जैसे हो गए आपके 20 तो 20 सब लिख 25 आप लिख दीजिएगा जीएस। इस तरह से जो है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जीएस में भी हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिएगा,
वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में और क्वेश्चंस को चूज करने में, साथ में वीडियो क्रिएट करने में बहुत समय लगता है। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला जीएस का पहला क्वेश्चन। जीएस का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि हड़प्पा, ये जो आपको मैच करने हैं कि सूची वन को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर आपको चुनना है। तो जो हड़प्पा संस्कृति या हम कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उसके कुछ स्थल दे रखे हैं आपको सूची वन में, और सूची 2 है उसमें उन नदियों के नाम दे रखे हैं जिस नदियों पर वह जो है स्थल थे या जो शहर अवस्थित थे, वो आपको यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए अब आप मिला लीजिए। इसमें दे रखा है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। इसमें भोगपा, घग्गर, रावी और सतलज, ठीक है। तो चलिए इसे मिलाना शुरू करते हैं। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो रावी नदी पर स्थित है। तो हड़प्पा के आगे हम लिख देते हैं 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद में कालीगंगा और फिर लोथल और फिर रोपड़, ठीक है। तो अब आप बताइए कालीगंगा आपकी किस पे है, तो कालीगंगा जो है आपकी घग्गर नदी पर ही है स्थित, ठीक है। तो इसके आगे 2 रख देते हैं। लोथल जो है वो आपकी किस पर है, तो लोथल आपकी भोगवा नदी पर है, और रोपड़ जो है वो आपकी सतलज मतलब चौथे ही नंबर पर है। तो आप देख लीजिए किस में है, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 मतलब ए इज़ द राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको बौद्ध तीर्थ स्थल दे रखे हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वो तीर्थ स्थल दे रखे हैं। दूसरी बुद्ध के जीवन की घटनाएं जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, उनके जीवन की घटनाएं हैं, उनसे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले आया है गया। गया में क्या हुआ था, तो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। कुशीनगर, कुशीनगर में उनका क्या हुआ था, तो कुशीनगर में उनका क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था, ठीक है। गया में ज्ञान प्राप्ति, सॉरी यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा, ठीक है। और कुशीनगर में क्या हुई थी, उनका निर्वाण हुई थी, मृत्यु हुई थी, मतलब यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा। और लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और सारनाथ में क्या हुआ था, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 1 3, 2 4 1 3 बी इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त, ठीक है। किसके शासनकाल में आया था, आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, अब मैं उत्तर बता देता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, और जिसने कौटिल्य या विष्णुगुप्त या जो फेमस नाम से है चाणक्य की सहायता से इस राज्य की स्थापना की थी। और इनकी जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, वो है अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है। और इसमें क्या है, मौर्य प्रशासन या साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरह से शासन करना चाहिए, ठीक है। और मेगास्थनीज को जो है सेल्यूकस निकेटर से जब युद्ध हुआ था, तो संधि के रूप में कहा गया था कि उससे एक दार्शनिक भेजा जाए, तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इसके बाद में जो है एक और प्रश्न है यहाँ पे, हर्षवर्धन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो वो आया था हुएन सांग। तो हुएन सांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये एक चीनी यात्री था, हुएन सांग क्या था, एक चीनी यात्री था। इस तरह से इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन भी हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ऑप्शन पहला है वो है ए कनिंगम, दूसरा है A.H. दानी, और तीसरा है व्यूलर, और चौथा है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका उत्तर आप लोगों ने अपना सोच लिया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में क्या किया था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। किस में पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, ठीक है। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें जो है लिपि, कई लिपियाँ उसमें यूज हैं, ब्राह्मी लिपि हुई है, खरोष्टी है, और भी कई एक अरामिक लिपि है। तो उन सारी लिपियों में लिखे हुए हैं। तो जो ब्राह्मी लिपि है वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। कब पढ़ी थी, 1837 में। अशोक के कुल 13 शिलालेख हैं, और उन 13 शिलालेखों में विभिन्न बातें लिखी हुई हैं, तो वो भी आपको वैसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेनी चाहिए। और जो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप 1837। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
कह रहे हैं निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला पानीपत का युद्ध 1526 बताया है। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 बताया। घाघरा का युद्ध 1529 बताया। और चंदेरी का युद्ध जो बताया है 1530 बताया। कौन सा इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। तो अब हम इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं। तो इसका जो सही मैच नहीं है वो चंदेरी का युद्ध नहीं है, क्योंकि चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में हुआ था। और ये जो डेट थी वो थी जनवरी 15 जनवरी और 1528 ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। और ये युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था, तो ये बाबर और मेदिनी राय के मध्य में हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी थी, उर्दू थी, तुर्की थी या अरबी थी? तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो मुगलों की जो है सरकारी भाषा का यहाँ पे जो है तात्पर्य क्या है, राजकीय भाषा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी के साथ साथ में उर्दू, ये जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। या हम कहें अपने भारत राष्ट्र की जो है राजकीय भाषा क्या है, तो वो है हमारी हिंदी। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या है, राजकीय भाषा है। उसी समय जब मुगलों का शासनकाल था तो उस समय राज्य की फारसी भाषा क्या, राजकीय भाषा क्या थी या सरकारी भाषा उसकी क्या थी? तो उस समय की जो सरकारी भाषा की बात करें तो वो हमारी थी फारसी जो थी उस समय मुगलों के काल में क्या थी, सरकारी भाषा थी या राजकीय भाषा थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का पहला कोंकण में 1653 में, कहाँ और कब हुआ था ये पूछा है। दूसरा मुंबई में 1665 में। तीसरा पुणे में 1660 में। चौथा रायगढ़ में 1674 में। इसका ऑप्शन आप बता दीजिए। शिवाजी, अब शिवाजी के बारे में सोच लीजिएगा। शिवाजी जिन्हें क्या कहते हैं, मराठा साम्राज्य का संस्थापक समझ लीजिए कहते हैं। तो इनका जो है राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था, 1674 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि ये अगला प्रश्न कह रहा है, दादा भाई नौरोजी के किस लेख के माध्यम से लोगों को धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? पहला ऑप्शन जो है इसका इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। दूसरा इकोनॉमिक पॉवर्टी। तीसरा एट्रोसिटीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स। और चौथा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनका जो कौन सा लेख था उस लेख का नाम आपको बताना है, जिसमें क्या है इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत की बात की थी, लोगों का ध्यान जो है आकर्षित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इंग्लैंड्स डेट्स टू इंडिया। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, ए ऑप्शन जो है सही है। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी एक बुक है पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड इनवर्टिस रूल इन इंडिया वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न कहता है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? परिसंघ कहा जाता है पहला ऑप्शन। दूसरा अध्याचात्मक प्रणाली कहा जाता है। और तीसरा है अर्धसंघात्मक। और चौथा है एकात्मक पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोगों ने अपना सोच ही लिया होगा, बाकी इसका जो राइट आंसर होगा वो अर्धसंघात्मक। केसी हेयर ने अपने जो है कथन भी कहा है कि भारतीय शासन प्रणाली या राजनीतिक प्रणाली है वो कैसी है, अर्धसंघात्मक है। तो ये कथन भी है केसी हेयर का, तो ये भी आपको याद रखना है। कथन करके भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली कैसी है, अर्धसंघात्मक है। अगला प्रश्न है कि जो है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। और पहले में दे रखे हैं कुछ नारा और दूसरे में उन नारों को किसने दिया, यह निर्माता कौन है? तो पहला है दिल्ली चलो। दूसरा आराम हराम है। तीसरा करो या मरो। और चौथा है स्वराज हमारा। इसके साथ में जो है हमें नेम दे रखे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। आप अपने अपने मैचिंग दिमाग में आ रही होगी, बाकी अब हम बता देते हैं। तो दिल्ली चलो जो है वो है सुभाष चंद्र बोस का, मतलब 3 नंबर का जो है पहला हो गया। आराम हराम है ये जो है जवाहरलाल नेहरू का, तो ये जो है हमारा 4 नंबर का हो गया।
करो या मरो ये है महात्मा गांधी का, तो ये हमारा 1 नंबर का हो गया। और स्वराज हमारा ये जो है बाल गंगाधर तिलक का, तो ये 2 नंबर का हो गया। ठीक है, तो 4 3 3 4 1 और 2, जो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ पर उसकी व्याख्या की गई है? ठीक है, तो मूल अधिकारों के अध्याय में की गई है। दूसरा ऑप्शन है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। और तीसरा जो है राज्य के जो मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं एवं मौलिक कर्तव्यों में की गई है। और संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इस तरह से जो है ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आपने इसका उत्तर देख लिया होगा या समझ लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। तो मूल अधिकारों की बात करें तो जो मूल अधिकार जो कि हमारे यूएसए से प्रेरित हैं या यूएसए से लिए गए हैं, और ये जो है आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे हैं। इसके बाद में डीपीएसपी, ठीक है, और मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो है हमारे 36 से 51 तक हैं आर्टिकल इसके। और ये जो है सोवियत संघ रूस से ले गए हैं। ठीक है, नहीं, ये आयरलैंड से ले गए हैं, हमारे आयरलैंड से। इसके बाद में जो कर्तव्य हैं, ठीक है, कर्तव्य हैं हमारे, वो जो हैं हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो वो जो हैं हमारे लिए गए हैं रूस से या संयुक्त सोवियत संघ रूस से, तो वो रूस से ले गए हैं। और इसका आर्टिकल 51A है जो कि बाद में ऐड किए गए हैं। शुरुआत में जो हैं 10 ऐड किए गए थे, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी सूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और कोई नहीं। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो 6ठी सूची के जो प्रावधान हैं वो कुल मिलाकर जो है 4 राज्यों पर लागू होते हैं। कितने राज्यों पर? तो 4 राज्यों पर लागू होते हैं। वो राज्य हमारे कौन से हैं? तो वो हैं हमारे असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो वो हमारे ये 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों पर लागू होते हैं। तो हमें आंसर में त्रिपुरा दे रखा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, त्रिपुरा राज्य पर जो है लागू होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया? ऑप्शन जो दे रखे हैं तो ये 50वें संविधान संशोधन या 52वें संविधान संशोधन या 54वें संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो अपने उत्तर आपने देख लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये हुआ था 1985 में। या इसी के द्वारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची जो है किसके माध्यम से जोड़ी गई है, जो कि दल बदल से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या होगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु, भारत का जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो कन्याकुमारी कहते हैं, रामेश्वर कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, या पॉइंट क्लीमौर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो भारत के 4 जो बिंदु हैं, तो सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब जो सबसे नीचे है और ये समुद्र में है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में, और ये जो है हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, क्या है, इंदिरा पॉइंट, इसको आईपी लिख दिया। इसी तरह से जो सबसे उत्तरी है, उत्तरी, वो हमारा क्या है, इंदिरा कॉल है। क्या है वो हमारा है, इंदिरा कॉल। और इसी तरह से सबसे जो पूर्वी है, ठीक है, और एक सबसे पश्चिमी है, तो पूर्वी जो है वो हमारा है किवतू। ठीक है, और किवतू है, और इसको जो है हम क्या कहते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं अगर हम सबसे पश्चिमी की बात करें तो गौर माता, गौर माता या गुहार माता, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे ये चारों बिंदु हो गए हैं।
और इसकी लंबाई की बात उत्तर और जो है दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। और इसी तरह से इसकी जो है पूर्व पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है भारत की। ठीक है, तो इस तरह से इससे रिलेटेड बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है, कैसी दिखाई पड़ती है? नीली, पीली, भूरी या लाल? इसका तो उत्तर देखिए बहुत ही ईजी है। तो कैसी दिखाई पड़ती है? तो वो दिखाई पड़ती है ब्लू कलर की, कहने का मतलब जो है नीली। और नीली दिखने का कलर जो है वो है H2O, मतलब जो है पानी, जल। ठीक है, तो पानी की वजह से जो है वो हमारी कैसी दिखाई पड़ती है? नीली। वहीं यहाँ पे लाल आया है तो ये दिखता है हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या दिखता है? लाल कलर का। और किस लिए दिखता है? तो ये आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये जो है इस तरह से दिखता है। कैसा? लाल कलर का। कैसा दिखता है? तो ये लाल कलर का दिखता है मंगल ग्रह। तो ये दो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। इसके बाद पूछा है गोबी का मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको या मिस्र या सोमालिया या मंगोलिया? तो इसका भी राइट आंसर आप लोगों ने अपना जो भी लगाया हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मंगोलिया। क्या है? तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, मंगोलिया जो है इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इसके भी हमारे जो हैं 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन बचा है। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा जो है सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अजैविक एवं जैविक संगठनों से युक्त होता है। दूसरा है अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तीसरा एक बंद तंत्र है। और चौथा प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसका जो है राइट आंसर अब हम आपको बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, मतलब यह क्या होता है? एक बंद तंत्र होता है। ये बात जो है सही नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ये एक ओपन तंत्र होता है, एक खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है सीता अशोक, दूसरा महुआ, तीसरा पॉपुलर और चौथा है नीम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या होगा? सीता अशोक। सीता अशोक जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो हमसे कह रहा है कि उच्च वेग और सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, और उसमें जो है आपको कूट दे रखे हैं, उसको मैच करना है आपको। ठीक है, कि कोई राशि है और उसकी जो यूनिट है उससे मैच करना है। तो उच्च वेग, तरंगदैर्ध्य, दाब और ऊर्जा, इधर मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल, इस तरह से दे रखे हैं। तो इसको उच्च वेग को मैक में ही नापते हैं, तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में, और दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में ही। तो 1, 2, 3, 4 यही बिल्कुल सही इसका जो है क्रम है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता की इकाई, पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई, और तीसरा समुद्री मील, दूरी की इकाई, और चौथा दे रखा है सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। अब आपने अपना उत्तर देख लिया होगा। अब हम बता देते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। तो पहला तो सही है हमारा बिल्कुल, क्योंकि डेसिबल से ही हम ध्वनि नापते हैं। हॉर्स पावर, शक्ति बिल्कुल सही है। एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। एक समुद्री मूल, और ये दूरी की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये बिल्कुल गलत है। सेल्सियस जो होता है, डिग्री सेल्सियस, ये जो है हमारा टेम्परेचर के मेजरमेंट में आता है, ये ताप से रिलेटेड है, ना कि ऊष्मा से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, जो कि क्या है? सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में आपने एक बात देखी होगी कि रीजनिंग जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपके जीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। और पहला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का, कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, तो कंबल का वही संबंध किससे होगा? पहला प्लास्टिक, दूसरा बिस्तर, तीसरा कागज़ और चौथा ऊन। तो कुर्सी का जो लकड़ी से है, भाई कंबल का किससे होगा? ऊन से होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बता रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो 9 जिस प्रकार से 86 से संबंधित है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 13 किससे संबंधित होगा।
ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 135, दूसरा 124, तीसरा 174 और चौथा 175। तो आपने अपना जो भी समझ रहे हो, अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं 9 का स्क्वायर हो गया बराबर 81 और 81 प्लस 5। इसी तरह से यहाँ पे करते हैं 13 का स्क्वायर प्लस 5 मतलब 169 प्लस 5 बराबर 174। तो 174 इसका जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन इसका जो क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सट्रीम को क्या लिखा जाता है, EXTRE और ME। एक्सट्रीम को इन्होंने लिखा है BCGIVNV लिखा है। तो उसी भाषा में पूछ रहे हैं हमसे कि इनिशियल को क्या लिखा जाएगा, INI और TIAL, इनिशियल को क्या लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है, आप समझ लीजिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसका हल करते हैं। तो X जो E है वो B का अपोजिट है, X C का अपोजिट है, T G का अपोजिट है, I R का अपोजिट है, R या I का अपोजिट है, E B का है, M N का है, E B का है। तो ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से अपोजिट पेयर हैं। ठीक है, तो अपोजिट पेयर का इसका भी बना देते हैं। तो I का R से होता है, N का M से होता है, I का R से होता है, T का G से होता है, I का R से होता है, A का Z से होता है और L का O से होता है। तो RMRZO मतलब जो है डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 80 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है और अंत में बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। तो दिशा और दूरी के जो प्रश्न होते हैं उसमें ये बात ध्यान रखनी है, जो ऊपर के लिए रखते हैं हम नॉर्थ मतलब उत्तर और नीचे के लिए साउथ और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इस तरह से हमारी क्या होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं। अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया कार्यालय यहाँ पर जो है श्वेता का ये है कार्यालय है। ठीक है, तो इस तरह से हमने श्वेता का कार्यालय यहाँ पे मान लिया। कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर कितनी चलती है, 150 मीटर। तो हमने यहाँ से मान लिया कि जो है 150 मीटर यहाँ से जो कहाँ तक चली है, अपने कार्यालय से 150 मीटर दक्षिण की ओर चली। ठीक है, इसके बाद में भाई दाएँ मुड़ी। दाएँ मुड़ने का मतलब होता है अगर हमें दाएँ मुड़ने हैं तो हम मुड़ेंगे क्लॉकवाइज और बाएँ मुड़ना है तो मुड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इधर को आया तो हमने मिलाया दाएँ। दाएँ मुड़ती है और कितनी चलती है, 80 मीटर। तो यहाँ से हमने यहाँ पे 80 मीटर जो है चला दिया। ठीक है, दाएं मुड़ के 80 मीटर चला दिया। इसके बाद में फिर वह क्या करती है, बाएं मुड़ती है। तो एक क्लॉकवाइज की नई जगह एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी। बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। तो हमने बाएं को मुड़ा दिया और कितना चला दिया है, 60 मीटर चला दिया इसको। ठीक है, इसके बाद एक बैंक पहुंचने के लिए 200 मीटर चलती है। इसके बाद में फिर अंत में बाएं मुड़ती है। अभी इतने ही पे काम नहीं हुआ, इसके बाद में फिर बाएं मुड़ी और कितना चली है, 280 मीटर। कितना चलिए, 280 मीटर जो है चलिए। चलिए यहाँ तक पहुँच गई और कहाँ पर पहुँच गई है, बैंक तक जो है वो पहुँच गई है। कहाँ तक पहुँच गई, बैंक तक यहाँ पर पहुँच गई है। ये जो है क्या है, बैंक है, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब इसको हम बुला देते हैं और हमसे पूछिए बैंक और उसके कार्यालय की न्यूनतम दूरी, मतलब हमसे ये जो है डिस्टेंस पूछिए न्यूनतम दूरी। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये भी 80 है तो इतनी, ये हिस्सा भी इतना 80 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी 200 और यहाँ पे 150 है और ये 60 है। तो टोटल अगर करें तो ये हो जाएगा हमारा 210। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, वैसे तो ये ट्रिपलेट भी है हमारे 20, 21 और 29 का। ये ट्रिपलेट होते हैं हमारे 20, 21 और 29 का। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है ट्रिपलेट हमारा बन गया है। तो 290 मीटर वाला जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी में एक एक जीरो लगा हुआ है, तो उस तरह से ये 290 मीटर हमारा हो जाएगा। अगर आप वैसे ना चाहें तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में कुछ नहीं करना है कि जो है 221 इसका स्क्वायर करिए आप प्लस 200 का स्क्वायर करिए। तो ये जो है आपका आ जाएगा 441 और 00 और प्लस में 4 और यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे आगे।
ठीक है। तो इसको करेंगे तो 8 4 1 आ जाएगा और फिर 00 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 और 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 290 मीटर, ठीक है। ये 290 मीटर की जो है उसके मध्य में क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के मध्य में सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो पहला आंसर है वो जो दे रखी हैं वर्ग, वो दे रखा है खरगोश, पशु और सो। तो आपने देख लिए होंगे कि इसमें से कौन सा इसका सही हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हम बता देते हैं, तो वो बी आंसर सही होगा। तो ये आपका हो गया खरगोश का, समझ लीजिए, मतलब खरगोश, और ये आपका हो गया शेर, और ये जो हो गया आपका पशु, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बेन आरेख हो गया। तो इस तरह से जो है हमने 25 क्वेश्चंस जो हैं आपके कर लिए हैं, जो कि जीएस के भी। और जीएस का स्कोर अब आप अपना कमेंट कर दीजिए कि जो है जीएस में आपके 15 हुए हैं या 20 हुए हैं या 30 हुए हैं। सॉरी 30 तो नहीं होंगे क्योंकि 25 का ही है। और अपान में लिख दीजिएगा कि 25 में से जो है आपके 15 आए हैं या 20 आए हैं, और आगे लिख दीजिएगा आप जीएस, जिससे हम समझ जाएंगे कि आपके कितने आए हैं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में मैथ के क्वेश्चन हम करेंगे। 1 सेकंड थोड़ा सा पानी पी लें, गला सूख रहा है। ठीक है, अब मैथ्स के क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। रेडी हो जाइए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बस है, कोई भी बस है, कह रहे 50 किलोमीटर की दूरी को जो है 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है। और कोई दूसरी कार है, उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। तो बस की चाल और कार की चाल में जो है अनुपात बताइए, ठीक है। ये आपको बताना है। पहला दे रखा है 1:3, दूसरा 5:3, और तीसरा दे रखा है 3:1, और चौथा दे रखा है जो आपको वो दे रखा है 3:5। तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों ही कवर कर रहे हैं, चाहे बस हो या आपकी कार हो, ये दोनों ही कवर कर रही हैं, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। इसका मतलब सेम डिस्टेंस में उनके जो टाइम का रेशियो आप निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो कैसे, 1 घंटा और 15 मिनट का अनुपात आप निकाल सकते हैं 45 मिनट से। तो इस वाले को भी मिनट में कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 घंटा मतलब 60 और 15 75 मिनट, और ये अनुपात में हो जाएगा 45। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 और 15 × 75 और 15 × 3 = 45। तो ये जो है सेम डिस्टेंस को तय करने में जो समय लगा है उसका अनुपात आपका निकल आया 5:3। क्योंकि आपको ये बात तो पता ही है कि जो समय का अनुपात होता है वही उनकी चाल का उल्टा अनुपात होता है। कहने का मतलब अब उनकी जो स्पीड का अनुपात होगा वो अनुपात क्या होगा, तो स्पीड का जो अनुपात होगा बस और उसका, तो वो हो जाएगा 3 और अनुपात में 5, ठीक है। तो वो इसका उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, 3:5। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 108 किलोमीटर की औसत गति से कोई स्पोर्ट्स कार एक रेसिंग ट्रैक पर चक्कर पूरा करने में 15 मिनट का समय लेती है, और 9 मिनट में एक चक्कर पूरा करने के लिए उसकी गति कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। ऑप्शन दे रखा है 180, 108, 72 और 100, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। अब जो है हम इसका हल करते हैं कैसे। अब 108 मीटर की गति है स्पोर्ट्स कार की किलोमीटर प्रति घंटा की, और इससे जो है वो एक ट्रैक को जब पूरा करती है तो उसको लगते हैं कितने, 15 मिनट। 15 मिनट या कहें 1/4 घंटे, ठीक है। तो 108 की स्पीड से 1/4 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी, दूरी जो कवर करेगी वो करेगी 27 किलोमीटर, ठीक है। 27 किलोमीटर मतलब जो ये परिधि है, जो ट्रैक है उसकी परिधि जो है वो कितनी है, वो 27 किलोमीटर की परिधि है, ठीक है। 27 किलोमीटर की परिधि है।
अब कह रहा है कि उसी दूरी को, ठीक है, रेसिंग ट्रैक का एक चक्कर कह रहा है 9 मिनट में एक चक्कर पूरा करने के लिए उसकी गति को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। कहने का मतलब जो 27 किलोमीटर की दूरी है इसको अगर हमें 9 मिनट में पूरा करना है, ठीक है, तो स्पीड को जो है कितना बढ़ाया जाना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात हमें पूछी है हमसे, ठीक है। तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, या बताइए निकाल के बताएं। चलिए निकाल के ही हम इसको बता देते हैं। तो हो जाएगा 27, और मिनट को आप पहले तो सेकंड में बदल दीजिए, या अगर सेकंड में ना तो घंटे में बदलने का सीधा सा तरीका है कि जो समय लगेगा वो 9 और बटे में कितने कर दीजिए आप 60, तो ये घंटे हो गए। सीधा सा किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, तो हो जाएगा 27 बटे में 9 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका 60, 9 तियाँ 27, तो ये हो गया 60 गुणा 30 मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आई। इतनी तो उसे चाहिए, लेकिन बढ़ाई कितनी जानी चाहिए, क्योंकि पहले उसकी स्पीड कितनी थी 108, 108 से हमें कितनी करनी पड़ेगी 180, मतलब कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये 72 हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी, ठीक है, एक खाली टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं, और दोनों को एक साथ खोला जाए और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दें, तो टंकी के बचे भाग को, ठीक है, टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को जो है कितना समय लगेगा, ये हमसे जो है यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। आप सारे आंसर देख चुके हैं, आप अपने हिसाब से करिए, बाकी नहीं हो रहा है तो इधर समझिए। तो ए को जो समय लगता है और जो बी को लगता है, तो ए को लगता है 12 घंटे और बी को लगता है 16 घंटे। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 48, तो 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालेंगे तो आ जाएगी 7 एफिशिएंसी ए और बी की पाइप को भरने में, ठीक है। 3 घंटे दोनों साथ काम करते हैं, तो 3 घंटे जो जब दोनों साथ करते हैं तो 7 × 3 मतलब 21 यूनिट जो होगी टंकी वो फिल कर चुके होंगे। तो जो बची होगी टंकी वो कितनी बची होगी, तो बची होगी वो होगी 48 - 21, 48 में से 21 जाएंगे तो बचेगी हमारी 27 यूनिट जो है टंकी भरने को बची होगी। अब इस 27 यूनिट टंकी को किससे भरवाना है हमें, ए से, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4, तो 4 × 24 और 3 27/4, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 6 सही 3/4 घंटे, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पी क्यू और आर ने एक कार्य 48,000 रुपये में लिया। पी तथा क्यू मिलाकर कार्य का 5/12वां हिस्सा पूरा करते हैं, तो आर का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 21,000, 27,000, 28,000 और 31,000, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि P और प्लस में Q ये मिलकर जो करते हैं कितना हिस्सा पूरा करते हैं, 5/12वां हिस्सा। इसका मतलब जो है R वो काम करता है वो कितना हिस्सा करता है, तो वो हिस्सा करता है 7/12, तभी तो पूरा काम हुआ, ठीक है, क्योंकि 12 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ठीक है। तो अब R को कितना रुपए मिलेगा, तो सीधे से हमें क्या करना, 48,000 गुणा कर देनी है इसकी 7/12 से, क्योंकि जितना हिस्सा काम किया उसको इतना ही रुपए में हिस्सा मिलेगा। तो 12 से इसको कटें तो आ जाएगा 4,000, और 4,000 की 7 से गुणा करें तो आ जाएगा 28,000, तो 28,000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। वो क्या कह रहा है हमसे कि ए बी सी
इनकी दक्षता का अनुपात कितना दे रखा है, एफिशिएंसी का अनुपात, तो 5:3:8 है। और वो एक कार्य को एक साथ मिलकर के कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। इसके बाद में हमें दे रखा है ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया मिलकर, और बचे कार्य को सी अकेला कितने दिनों में करेगा। बाकी आपको ऑप्शन दे रखे हैं 30 दिन, 36 दिन, 40 दिन और 32 दिन। ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए, बाकी हम समझाते हैं इस प्रश्न को। तो ए और बी और सी इनकी एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:3:8। ठीक है, तो इसकी अगर टोटल एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो 5, 3, 8 और 8 16 जो है एफिशिएंसी इसकी निकल आई। तो और कितने दिनों में करते हैं पूरा काम, कितने डेज में करते हैं, तो वो आते हैं हमारे 30 दिन में। ठीक है, 30 दिनों में करते हैं। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल जो वर्क हमारा निकल आएगा 30 × 16, 16 48, 480 यूनिट जो है टोटल काम जो है हमारा निकल आया। इसके बाद में उन्होंने हमसे कहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 20 दिनों तक काम करते हैं। तो ए प्लस बी 20 दिनों तक काम करते हैं, मतलब 20 दिन हो गए। और उनकी एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी है 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब 160 यूनिट जो है वो काम करेंगे 20 दिन में। तो अगर हम कहें कि शेष काम कितना बचा है 160 यूनिट काम करने के बाद, तो वो बचेगा 480 और माइनस में 160। ठीक है, तो ये बचेगा आपका, कितना बचेगा, तो 0 यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 3, 320 यूनिट जो है काम यहाँ पे बचेगा, जो उनको किसको करना होगा, सी को करना होगा। अब सी की अगर हमें निकालना कितने दिनों में करेगा, 320 यूनिट जो कि बचा हुआ काम है। तो जो बचा हुआ काम है जितनी यूनिट, उसको किससे हम डिवाइड कर देंगे, सी की एफिशिएंसी से, बटे में कर देंगे 8, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8 चौक 32, मतलब 40 दिन, 40 डेज या 40 दिन जो है उसको लगेंगे सी को बचे हुए काम को करने में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 60% सांद्रता वाला 40 लीटर अम्ल के घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल के घोल में मिलाया जाता है, तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गया एसिड और ये हो गया वाटर, बाकी वाटर ही होगा उसमें सांद्रता। तो पहले जो 60% वाला है और वो कितना है, 40 लीटर है, तो 6 चौक 24 लीटर, इसका मतलब उसमें एसिड है और बाकी बचा हुआ क्या है हमारा, वाटर है। इसी तरह से 80% वाला जो है वो कितना है आपका, 35 लीटर है, तो इसका मतलब उसमें जो एसिड है वो कितना है, 7 चौक 28 लीटर है, बाकी कितना है उसमें वाटर है, रेस्ट 7 वाटर है इसमें, और यहाँ पे जो है 16 जो है उसका क्या है, वाटर है। ठीक है, इस तरह से। तो हमसे पूछा है नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी। तो कहने का मतलब टोटल जो है वो हमारा कितना हो गया घोल, तो ये हो गया 40 + 35 75 लीटर जो है क्या हो गया, घोल हो गया। और 75 लीटर घोल में आपकी जो है एसिड जो है वो कितना हो जाएगा, तो एसिड हो जाएगा 24 और 28 52 लीटर जो है वहाँ पे क्या होगा, एसिड होगा, और बचा हुआ क्या होगा आपका वहाँ पे वाटर होगा। तो अब हमें क्या निकालना है वहाँ पे, उसकी जो है परसेंटेज निकालनी है, सांद्रता निकालनी है, कितने % वाला वो होगा। तो ये हो जाएगा 52/75 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 75 से 100 को काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, ऊपर 52 और 4 की गुणा करेंगे तो 208/3। थोड़ा सा इसको काटेंगे तो 3 छक्का 18 और यहाँ पे बचेगा कितने, 2 हो जाएंगे 28 और 3 नेम 27, बचेगा 1/3 और प्रतिशत। तो 69:1/3% जो आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगी सांद्रता उस लिक्विड की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं PQR क्रमशः 7, 4 और 9 के अनुपात में एक राशि जो है निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में कुल
6,680 का लाभ कमाते हैं तो पी को कुल मिलाकर कितना हिस्सा होगा। तो सबसे पहले आप अपना हिसाब से करिए, बाकी हम बताते हैं, समझाते हैं इसको। तो पी, क्यू और आर इन किस अनुपात में राशि का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 7:4 और 9। तो इसी अनुपात में उनके मध्य में क्या होगा, लाभ का, प्रॉफिट का भी वितरण होगा। और कुल लाभ जो उनको हुआ है, टोटल लाभ, तो वो हुआ है 6,680 रुपये का जो है उन्हें कुल लाभ हुआ है। अगर इसको ऐड करें तो ये आ गया 20 यूनिट जो है टोटल लाभ है हमारा। कितना लाभ है, 20 यूनिट लाभ है। ठीक है, तो 20 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6,680। 0 से 0 कट गया और 1 की वैल्यू जो है आपकी निकल के आ गई है। 2 से इसको काटेंगे तो 3, 3 और 4 रुपये। कह रहे हैं पी और क्यू को जो है मिलाकर हिस्सा क्या होगा, किसका, पी और क्यू का कुल हिस्सा जो है वो कितना होगा। तो पी और क्यू का जो कुल हिस्सा होगा वो कितना होगा, 7 और 4 11 यूनिट। तो 11 की वैल्यू आप निकाल दीजिए पी और प्लस क्यू के कुल हिस्से के लिए, मतलब 11 की यूनिट। तो 3, 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 चौक 44 के 4, 11 तियाँ 33 और 4 37 के 7, हाथ लगा 3 और 11 तियाँ 33 और 3 36। तो 3674 जो है 3,674 रुपये जो है पी और क्यू का हिस्सा होगा, मतलब डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस है उस पर वो कितना है, 1500 रुपये है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस जो है वो आपको 1500 दे रखा है। कह रहा है उस पर यदि 16 सही 2/3% की छूट जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ऑप्शन है 1000, 1300, 1250, 1150। आप भी करिए, हम भी करते हैं इसको। तो मार्केट प्राइस है इसका 1500 और जो छूट दी जाती है वो कितनी दी जाती है, जो छूट है वो दी जाती है 16 सही 2/3%। कहने का मतलब 16 सही 2/3% अगर इसकी निकालें तो 1/6% हो जाती है। कहने का 6 का 16 सही 2/3% जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, कितना है वो हमारा, कितना है, 1 है। तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 1500। और आपको 1 माइनस करके जो है, ठीक है, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है जिसमें वस्तु बिकेगी। तो 1500 और अपान में 6 और मल्टीप्लाई बाई 5। तो इससे इसको अगर आप काटेंगे 6 से तो आ जाएगा 250 और मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा 1250। 1250 रुपये में वो वस्तु क्या होगी, बिकेगी, क्योंकि छूट उसमें से घट जाती है, मार्केट प्राइस में से वस्तु बिकती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छाते का अंकित मूल्य है वो 150 है, बेचा कितने में, 138 में बिकता है, छूट कितनी दी गई है ये हमें बताना है। बहुत सिंपल है, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, बाकी करते हैं इसको। तो 150 रुपये जो है उस पर मार्केट प्राइस है, उसको सेल कितने में किया गया, सेलिंग प्राइस, तो वो 138 में किया गया है। मतलब उसको छूट कितने की दी गई है, तो ये 12 रुपये की छूट दी गई है। अब हमें उसकी परसेंटेज छूट जो है निकालनी है। तो सिंपल सा है, तो 12 रुपये की छूट दी गई कितने पर, 150 पर दी गई, इसका परसेंटेज आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो इससे अगर इसको काटें 50 से तो इसको 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इसको अगर 3 से काटें तो ये 4 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8% जो है छूट यहाँ पे मिली है। तो डी इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। तो आयत का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो एक बात ध्यान देने वाली है कि वर्ग की जो है प्रत्येक भुजा है वो क्या होती है, समान होती है। वहीं आयत की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान होती है। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है 40, मतलब इसकी भुजा जो है प्रत्येक वो 10-10 की है। वहीं कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। आयत के आधे के मतलब आयत का परिमाप है वो हमारा कितना है, 80 है।
ठीक है, इससे हमें ये पता लग गया कि 80 मीटर जो है आयत का परिमाप। एक बात और भी हमें यहाँ पे पता लगनी चाहिए कि आयत का परिमाप 80 है, जो कि होता है 2 गुणा लंबाई और प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितने के बराबर हो गया हमारा 80 मीटर के बराबर हो गया। या कहें कि लंबाई और प्लस में चौड़ाई जो है वो हमारी किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर है। इसके बाद में उन्होंने बता दिया कि चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। कहने का मतलब अगर लंबाई इसकी x है लेंथ, तो इसकी जो ब्रीथ है या जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू में x। तो इसको हम लिख देते हैं, लंबाई मान ली है हमने x, तो x प्लस 2/3 और कितना हो जाएगा x बराबर 40। इसको करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 5x और बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर 40, 5 8 40, तो x बराबर 8 3 24, तो x की वैल्यू 24 निकल आई। तो इसकी जो लंबाई निकल के आई है वो आ गई 24 और 24 गुणा 2/3, तो इसे 3 से काटेंगे 8, तो ये हो जाएगी 16, और चौड़ाई जो निकल के आई है वो निकल के आई है 16। अब चूँकि आयत है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा लंबाई और गुणा में क्या होता है चौड़ाई, मतलब ये आ जाएगा 24 गुणा में 16, तो 16 चौको 64 के 4 आ जाएंगे, यहाँ से लगा 6 और 16 दूनी 32 और 32 और 6 38, 384, और यह किस में आएगा मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आप भी करिए हम भी करते हैं। तो कोई गोला होता है उसका, अभी अर्धगोले की बात नहीं करते, तो पूरा जो गोला होता है उसका होता है 4 पाई और r स्क्वायर, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका होता है। अर्धगोला है तो अर्धगोले का हो गया 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन जब संपूर्ण जुड़ जाता है तो उसमें क्या जुड़ जाता है हमारा पाई r स्क्वायर और हो जाता है, जो कि होता है 3 पाई r स्क्वायर के बराबर। तो अब अर्धगोला है तो अर्धगोले की हम वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो इस तरह से ये अर्धगोला है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 3 गुणा 22/7 और गुणे में कितना है हमारा r का स्क्वायर यहाँ पे करना है, वो है हमारा 14 गुणा 14। तो 7 से इसको काटेंगे, तो 7 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14, तो 3 दूनी 6 और 14 छंग 84, तो ये हो जाएगा 84 गुणा कितना आ गया 22, ठीक है। तो 22 और 84 की गुणा कर देते हैं, तो 22 चौक 88 के 8, यहाँ से लगे हमारे 8 और 22 अट्ठे 176 और 8 184, कितने आ गए 184। तो ये जो है क्या निकल आया है, ये हमारा संपूर्ण प्रश्न निकल आया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल में 19% की कमी है तो विकर्ण में कितनी कमी हुई है, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद है किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिलेगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो वर्ग है, ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया कितना है 100 यूनिट है। 100 यूनिट है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी इसकी 10। अब क्षेत्रफल घट गया है कितना 19% कमी हो गई है। 100 में 19% की कमी हुई मतलब 19 की कमी हुई, मतलब अब जो क्षेत्रफल बचा है वो कितना बचा है 81 यूनिट जो है क्षेत्रफल आपका बचा है। अब 81 यूनिट जब क्षेत्रफल बचा है तो इस टाइम पे भुजा इसकी कितनी रही होगी, तो भुजा रही होगी 9, ठीक है, 9 यूनिट इसकी भुजा रही होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब भुजा इतनी है तो पहले जब 100 क्षेत्रफल था तब विकर्ण कितना था, क्योंकि विकर्ण होता है √2 इंटू में साइड मतलब 10 √2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 इंटू में 9, ये यहाँ पर जो विकर्ण हो गया होगा कमी होने के बाद। अब हमें परसेंटेज कमी निकालनी है कि विकर्ण में जो है परसेंटेज कमी कितनी है, तो अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो 10 √2 माइनस 9 √2 और अपान में 10 √2, क्योंकि जो कमी निकलेगी वो पहले वाले विकर्ण से ही निकलेगी, और मल्टीप्लाई बाई 100 ऊपर करेंगे तो 9 में से ऊपर बचेगा केवल √2 और मल्टीप्लाई बाई
100 और अपान में 10√2, तो √2 से √2 गया और 10 वाले से 1 0 गया, तो ये आ जाएगा 10% की जो है कमी हुई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर इसका होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, π/9 मीटर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो चतुर्थांश का मतलब जो है, जो भी उसका क्षेत्रफल है उसका 1/4, तो क्षेत्रफल हमारा होता है πr², तो चतुर्थांश का है मतलब 1/4, तो 4 कर दिया हमने। कितना है वो, π/9 मीटर स्क्वायर है, तो π/9 इसकी कर दिया, तो पाई से पाई इसका कट गया और r² बराबर आ गया 4/9, और r की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा वो 2/3, और कितनी आ जाएगी, मीटर, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी किस में थी, मीटर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 मीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में क्या किया, एक गेंदबाज ने लगातार कितने मैचों में, 15 मैचों में, और एक आपको आंकड़े दे दी, विकेट लिए, दिए गए डाटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका है कि हम फार्मूला से करें, और एक हमारा सीधा सीधा तरीका है। तो फार्मूला वही होता है कि अगर पदों की संख्या विषम है तो n/2 n+1/2वां पद, और अगर सम है तो n/2वां पद, और प्लस में n+, समझ रहे हो, 2/2वां पद, या n/2 प्लस बावां पद। ठीक है, इस तरह से, और टोटल के बटे में कितना होता है, 2/2 ठीक है, इस तरह से वाले में होता है। तो माध्यिका निकालने के सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हमारे जो भी आंकड़े हैं उनको या तो हम आरोही क्रम या उनका अवरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और दूसरा होता है घटता क्रम, किसी भी एक क्रम में उसको जो है हम लगा सकते हैं। तो हम इसको जो है आरोही क्रम में हम यहाँ पे लगा देते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सबसे छोटे मतलब 0, 0, 0, ठीक है, 3 शून्य है हमारे, तीनों शून्य हमने लिख दिए। फिर 2 बार 1 है तो 2 बार 1 लिख देते हैं, 1 और 1। इसके बाद में 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार जो है हमारा 2 है, तो 2 2 2 और 2, 4 बार लिख दिया। इसके बाद 3 कितनी बार है, 1 2 बार 3 है, तो इसके बाद लिख दिया 3 और 3। 4 कितनी बार है, 1 4 एक ही बार है, तो हमने लिख दिया 4। इसके बाद में 5 कितनी बार है, 5 3 बार है, तो 3 बार 5 लिख देते हैं, 5 5 और 5। बाकी कोई अन्य डिजिट इसमें है नहीं, तो कितने हैं, 15 हैं, देख लेते हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये सीधे से हमारे क्या है, 15 मैच हैं और 15 ही हमारे आंकड़े होने। तो सीधे एक तरीका होता है, एक इधर से काटिए, 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 एक इधर से, जो बचे वो हमारी माध्यिका है। तो वो कितने आ गई हमारी, 2, ठीक है। तो वो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया 2 इज़ द राइट आंसर हमारा। तो जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद में यह हम कर सकते थे तो कि 15 और प्लस में 1/2 वां पद, तो वो हमारा आ जाता 8वां पद, और 8वां पद हमारा कितना निकलता, 2, तो राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर हमसे पूछ दिया है कि आंकड़े दे रखे हैं, इसकी हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है और परास, और जिन्हें क्रमशः ए बी सी इन्होंने नाम दे दिया है, और फिर हमें उसकी एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि जो माध्यिका है, माध्यिका के लिए इन्होंने ए कहा है, और बहुलक है, बहुलक के लिए इन्होंने क्या कहा है, बी, और जो हमारी परास है, परास के लिए इन्होंने कहा है सी। तो परास हमारा क्या होता है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा यहाँ पे घटा दो, तो सबसे बड़ा यहाँ पे है 17, और सबसे छोटा जो है हमारा वो यहाँ पे क्या है, 2, तो 17 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 15। सबसे बड़ा जो था हमारा 17 था, सबसे छोटा था हमारा 2,
तो हमारी परास कितनी निकल आई है 15। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो बहुलक यहाँ पे देखते हैं हम 8 5 4 3 2 7 3 3 दूसरी बार हो गया 9 10 10 9 17 12 फिर 3 आ गया, फिर 8 और 4 4 2 बार है, 3 कितनी बार है 3 बार है। तो हमारा क्या हो गया बहुलक। बहुलक मतलब जो बी की वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल के आ गई है, तो बी की वैल्यू हमारी 3 निकल के आ गई है, सी की वैल्यू 15 निकल के आ गई है, माध्यिका की वैल्यू हमें और निकालनी है। तो माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे, माध्यिका का तरीका हमारा वही रहेगा कि सबसे पहले हम आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में इनको जो है लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 2 केवल हमारा एक ही बार है, इसके बाद में 3 3 जो कि 3 बार है, और इसके बाद में जो है 4 हमारा कितनी बार है 2 बार है, तो 4 2 बार लिख दिया। इसके बाद में 5 एक बार है तो 5 लिख दिया। इसके बाद में 6 इसमें नहीं है। इसके बाद में 7 एक बार है तो 7 लिख दिया। इसके बाद में 8 2 बार है तो 8 में इसका 2 बार लिख दिया। इसके बाद में 9 एक बार है तो 9 एक बार लिख दिया। इसके बाद में 10 जो है एक बार है। इसके बाद में 11 नहीं है। 12 एक बार है तो 12 लिख दिया। इसके बाद में 13 नहीं है और ना 14, फिर वो सीधे हमारा कितना है 17। तो आंकड़े पहले काउंट कर लेते हैं, बराबर है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही पूरे हमारे हो गए। तो इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं, या वही तरीका है हमारा कि जो है दोनों को बीच में काटते हुए चलो। तो काट देते हैं सीधे से, एक इधर काटा, एक इधर काटा, एक इधर काटा, एक इधर काटा, एक इस तरफ को काटा, एक इस तरफ, एक शुरू का काटा, एक लास्ट का काटा, फिर इधर कट किया, फिर एक कट किया, फिर कट किया, फिर कट किया। 2 टर्म बच गए, इनको आधा कर दो जोड़ के। तो 5 + 7/2 बराबर कितना आ गया हमारा, तो 7 5 12/2 बराबर कितना आ गया 6 जो है वो हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू निकल के आ गई। वो कितनी निकल के आ गई है 6। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है 3a - 2b और +c, ये सारी वैल्यू हमें बताएं। तो 3 और यहाँ पे गुणा किसने हो जाएगा, तो 3 और गुणा में आ जाएगा हमारा कितना 6 और -2 गुणा कितना आ जाएगा 3 और प्लस c की वैल्यू कितनी है 15। तो 6 3 18, 18 - 6 और प्लस में 15, 18 - 6 मतलब 12 और प्लस में कितने आ जाएगा 15, बराबर कितना निकल के आ गया 27। तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पाई चार्ट से है। कह रहा है पाई चार्ट में है जो एक टीम द्वारा 8 वर्षों के खेले गए सभी मैचों के संदर्भ में टीम द्वारा क्रमिक रूप से इन 8 वर्षों में खेले गए मैचों की संख्या का केंद्रीय कोण डिग्री के अंशों के रूप में निरूपित है। ये सीधे सी बातें दे रखी हैं जो कि हमें पता होती हैं। इसके बाद कह रहा है कि जो है 8 वर्ष हैं, जो कि उन 8 वर्षों में बाई 2 और बाई 8 को मिलाकर टीम द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या सभी 8 वर्षों में खेले गए मैचों की संख्या की लगभग में कितनी प्रतिशत है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो पाई चार्ट का टोटल जो होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री, और हम इसमें क्या करेंगे बाई 2 और बाई 8 इन वर्षों में जो है क्या है एंगल निकाल लेंगे और फिर उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो बाई 2 का जो ईयर्स हैं वो कितने हैं, तो बाई 2 हमारा कहाँ पे है, ये है बाई 2 कितना है 36 डिग्री, कितना है 36 डिग्री, और प्लस में बाई 8 जो कि बाई 8 है हमारा वो कितना है, वो है हमारा 12 डिग्री। तो 12 डिग्री इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 डिग्री, कितना आ जाएगा 48 डिग्री। टोटल हमारा कितना है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से हमें 48 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 और बटे में कितना आ जाएगा 3, तो 13 3 39 और इस 1/3 या मतलब 33%। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा 13.33%। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है ए और बी की आयु जो है वर्षों में वो कितनी है 4:1 वर्ष पूर्व जो थी, 1 वर्ष पूर्व कितना अनुपात था 4:3 था,
अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया है, 6:5 हो जाएगा। तो अब से 9 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं एक प्रेजेंट की लाइन बना दे रहा हूँ। ये जो है वर्तमान चल रहा है, मतलब आज की बात हो रही है। अभी से पहले 1 ईयर पहले उनका क्या अनुपात था, वो था 4:3 था। इसके बाद में, इसके 3 के बाद, आज से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5। तो अनुपातिक परिवर्तन जो है वो आ रहा है 2 यूनिट प्रत्येक पर, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, क्योंकि अंतर 3 ये हो गया और 3 और 1 4। तो इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई है, 2। ठीक है। तो अब से 1 वर्ष पहले, अब से 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 और कितनी होगी, 3 दूनी 6 और प्लस में 1, मतलब 9 और प्लस में कितनी हो जाएगी, 1, मतलब 9 और 7, जो उनकी आयु कितनी होगी, 9 और 7। ठीक है, 1 वर्ष पहले की थी तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, 9 और 7। इसके बाद में अब हमसे क्या कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी अब से, तो इसमें फिर से 9 का 9 ऐड हो जाएगा और प्लस में 7 में भी 9 ऐड हो जाएगा। तो ये जो निकल के आएगी 9 9 18, और यहाँ पे 7 और 9 कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है, तो 18:16, 18:16 को अगर आप निकालोगे तो 2 से काटिए आप, तो ये निकल के आएगा, वो आएगा 9:8। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अब हम अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है नाव की अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम जो है स्पीड वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में कितने समय में तय करेगी। इसका मतलब जो है दिशा में गति है वो है कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहीं उसके दिशा के जो विपरीत जो गति है वो कितनी है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में अगर हमें स्पीड निकालनी है तो दोनों का योग करके 14 प्लस में 10 और बटे में 2 कर देंगे, तो मतलब 24/2, मतलब ये कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी जो है स्पीड निकल आएगी। अब शांत जल में ही हमें क्या निकालना है, 72 किलोमीटर की दूरी करने में लगा समय, तो ये हो जाएगा 72 और 72 बटे में कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, तो 6 आवर जो है उसको लगेंगे, 6 घंटे यहाँ पे जो है उसको लगेंगे 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन क्या कर रही है कि 54 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है। कितनी चाल है उसकी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, और एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। 30 मिनट में, 30 मिनट का मतलब जो है आधे घंटे में, और आधे घंटे का मतलब ये हुआ कि वो 27 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके बाद में यदि यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो, 20 मिनट में तय करनी हो, कितने में, 20 मिनट में, मतलब 1/3 घंटे में तय करनी हो, 1/3 घंटे में तय करनी हो, मतलब 1 घंटे में तय करनी है, तो कितना हो जाएगा, 27 × 3 बराबर कितनी आ जाएगी, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। ठीक है, और बगीचे में दौड़ रहा है, और बगीचे की त्रिज्या है वो है 350 मीटर, आर की वैल्यू दे रखी है 350 मीटर। ठीक है, कह रहा है तो मीटर है को पार करने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितना होगा। सिंपल सा है, तो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr, और जो है, और अगर हमें समय निकालना है तो इसके बटे में क्या कर देंगे, स्पीड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इस परिधि को। तो 2 × 22/7, और आर की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 350, और स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड जो हमें दे रखी है 300, स्पीड जो हमें
दे रखी है वो 20 किलोमीटर, तो 20 गुणा 5/18 सेकंड में हमने इसको बदल दिया 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकंड में बदल गई। अब इसको हम जो है हल करते हैं, तो इधर थोड़ा लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2 गुणा 22 गुणा 350 और बटे में 7 और बटे में क्या था हमारा 20 गुणा 5/18, ठीक है। अब इससे अगर हम 7 से इसको काटें तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 9, और ये 9 ऊपर पहुँच जाएगा, 10 नीचे ही हमारा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 22 गुणा 2 गुणा ये जो है 50, ठीक है। और ऊपर ये हमारा 9 भी पहुंच जाएगा जो अभी हमने काटा है, और बटे में जो रहेगा वो हमारा रहेगा 10 गुणा 5, तो इस 50 से ये पूरा 50 कट गया, ठीक है। और 22 दूनी 44 और गुणा में कितना आ जाएगा 9, 44 गुणा 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 396 जो है सेकंड उसको जो है लगेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक टैंकर को कितने घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। एल उस टैंकर को कितने घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में भर सकता है। के और प्लस एल मिलकर उसको कितने समय में भर सकते हैं, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं तो इसको हल करते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 और 20 का एलसीएम आ गया 40, 8 पंजे 40 एफिशिएंसी आएगी और 20 की आ गए हिसाब से 2। तो के और एल की जो है सम्मिलित एफिशिएंसी कितनी आ गई है 7, ठीक है। तो टोटल जो है कितना है 40 यूनिट भरनी है टंकी और कितने मिलके 7, तो 40/7 घंटे जो है उसको लगेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में ए प्रति घंटे पर हावर, ठीक है, पर हावर जो कितना कमाता है वो कमाता है 100 रुपये। इसी तरह से और प्रतिदिन कितना काम करता है 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे के कितने रुपए हो जाएंगे 800 रुपये उसके हो जाएंगे। इसी तरह से बी कमाता है प्रति घंटे कितने कमाता है, तो बी कमाता है 120 रुपये और प्रतिदिन कितना काम करता है 6 घंटे काम करता है, तो बी के कितने हो जाएंगे रुपए एक दिन के, तो वो हो जाएंगे 720 रुपये। तो कह रहा है बी और ए की मजदूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बी की आ गई है मजदूरी 720 और ए की मजदूरी जो आ गई थी वो 800। अब इसको हम काटते हैं तो 8 नेम 72, 8.80, ठीक है, 0 से 0 काट दिया तो 9:10 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बी की तुलना में ये 40% अधिक दक्ष है। तो बी की अगर हमने दक्षता जो है कितनी मान लें, बी की दक्षता अगर हम 100 मान लें तो ए की हो गई 140, और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। तो यहाँ पे सी जो है वो हो जाएगा 80, क्योंकि ये जो है किसकी सी की तुलना में है। कह रहे दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, या हम इसको काटें तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा 10, 14 और 8, और इनकी जो है तीनों मिलकर किसी काम को कितने करते हैं 5 दिनों में करते हैं। तो 5 दिनों में तीनों काम करते हैं, तो 10, 4, 24 और 10 और 14, 24, 24, 8, 32 32 से इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगी 160। तो 32 गुणा 5 किया तो आ गया कितना हमारा 160, मतलब वो टोटल वर्क जो रहा होगा वो हमारा कितना रहा होगा 160 यूनिट। कह रहा है ए जो है उस वर्क का 70% जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 160 का जो हमें पहले निकालना पड़ेगा 70/100, 70%, तो वो आ जाएगा 0 से 0 इसके काट दिया, 16 सत्ते 112, 112 यूनिट जो है काम आ गया कितना 70%। अब 112 यूनिट जो काम है उसको करेगा कौन, ए। तो ए की जो हमारी वो है कितनी है एफिशिएंसी जो है हमने यहाँ पे मान रखी है 14, तो 14 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 8 जो है आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि ए और बी बिलियन हैं, ए और बी बर्तन है जो है, एक हमारा ए बर्तन है, एक हमारा बी बर्तन है, और इसमें जो है स्पिरिट है और जो है जल है, मतलब वाटर है, इसका जो है घोल है। कितने अनुपात में है, 3:4 में है और 5:9 में है। कह रहा है ए और बी के द्रवों को किस अनुपात में मिला दिया है, 2:3 में मिला दिया है, तो मिश्रित विलय में जल और स्पिरिट का अनुपात कितना होगा। तो सिंपल सा है, तो 5 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, और यहाँ पे 9 और 5 14 होते हैं, मतलब यहाँ पे हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जो है बर्तनों का साइज जो है वो हमारा यहाँ पे हो गया बराबर हो गया। अब किस अनुपात में ले रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं हम कितना, 2:3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर मल्टीप्लाई अगर एक ही करें तो ऊपर एक ही मल्टीप्लाई हो रही है 4 से, तो 3 चौक 12 और 12 और 3 पंजे 15, 12 और 15 कितने हो गए, 27, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 और 9 3 27, 16 और 27, 16 और हाँ 4 चौक 16 और 16 और 27, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं किधर, 16 और प्लस में 3 नेम 27, हाँ 27, तो 6 हाँ 7 6 13 का 3, यहाँ से लगा 1 और 1, तो 2 और 2 कितने होगा, 4, हाँ 43 हो गया, ठीक है, 27 और 43। तो ये जो है अनुपात हमारा आ गया 27 और 43। तो हमसे पूछा है विलय में जल और स्पिरिट, और ये जो अनुपात हमारा निकल के आ रहा है जो 27:43, ये आ रहा है स्पिरिट, और किसका आ रहा है, वाटर का। और हमसे जो अनुपात पूछा है वो वाटर और स्पिरिट का पूछा है, तो सबसे पहले वाटर रख दीजिए, 43 हो जाएगा, और स्पिरिट का हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक दुकानदार द्वारा 75 किलोग्राम प्रति और 40 किलोग्राम प्रति वाली दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे बनने वाले मिश्रण का अनुपात जो है मूल्य हो जाए वो 80 रुपये प्रति किलो है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 80, किस किस को मिला रहे हैं, 75 और 90। अंतर इसका ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अंतर, इधर करेंगे तो आ जाएगा 10। तो किस अनुपात में मिलाएं, तो 2:1 के अनुपात में उसको मिलाएं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में इस तरह से हमने मैथ्स के जो है 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और 25 क्वेश्चंस में आप अपना स्कोर बताइए कि आपका 20 स्कोर आ रहा है कि 25 आ रहा है, क्या आ रहा है वो आप यहाँ पे बता दीजिए। इसके बाद में हम जो है शुरू करने वाले हैं इंग्लिश को, और बहुत ही अच्छी इंग्लिश यहाँ पे रखी है, पूरा ही पेपर बहुत ही बेहतरीन था। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है आगे की वीडियोज भी आपको मिलती रहें और एक सीरीज जो है हम कंटिन्यू कर पाएँ, इसलिए। पहला है, कह रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर। कह रहा आई एम 32 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर आर 15। अब ऑप्शन दे रखे हैं आई एम 52 और 32, इसमें मिस्टेक है, या ईयर्स ओल्ड एंड या माई सिस्टर आर 15, नो एरर। तो इस क्वेश्चन को देखें तो आई एम 32 ईयर्स ओल्ड बिल्कुल सही है, एंड माई सिस्टर आर, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे यूज होगा इज, क्योंकि ये सिस्टर जो है वो हो रही है सिंगुलर फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पे इज यूज होगा, तो यहाँ पे हमें मिस्टेक मिल गई है, तो माई सिस्टर आर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा इज यूज, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच कंटेन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक है, नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग इन हिज पेरेंट्स इन मुंबई। ऑप्शन है आर स्टेइंग इन मुंबई विद हिज पेरेंट्स, नाइदर अमित नॉर राजू। तो इसको देखते हैं, तो नाइदर अमित नॉर राजू आर, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे यूज होगा इज, क्योंकि जो है नाइदर और नॉर, आइदर और, इन सब में जो है जब कंबाइंड रूप में जो है हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो लास्ट वाला होता है, बाद वाला जो होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम
जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम यहाँ पे लगाते हैं, तो आर की जगह पे क्या यूज होगा, इज यूज होगा, तो आर स्टेइंग, इसमें मिस्टेक हो गई, तो ये जो है मिस्टेक वाला हो गया, मतलब यही राइट आंसर इसका हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट ग्रामेटिकल एरर। आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन अ ईयर और 2020 या 2020। ठीक है, ऑफ द इंडियन टीम इन अ ईयर विल रिमेन द कैप्टन, किस सेगमेंट में जो है मिस्टेक है आपको बतानी है। तो इसमें अगर हम पढ़ते हैं आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन द इंडियन टीम इन आ ईयर नहीं होगा, इन द ईयर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मिस्टेक है वो आर्टिकल की मिस्टेक है। ठीक है, तो इन द ईयर होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ए की जगह पे क्या यूज होगा, द यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट, सिलेक्ट द ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। व्हेन यू राइड हॉर्स यू सैट ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट। ठीक है, इस तरह से दे दिया है, और जो पार्ट है हमारा ब्रैकेटेड पार्ट है वो है हमारा इतना। ठीक है, क्या होना चाहिए ये उन्होंने पूछा, यू सिट ऑन इट एंड आफ्टरवर्ड्स कंट्रोल इट्स, ये होगा, या यू सीटेड ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स, यू सिट ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, यू सिट ऑन इट एंड कंट्रोल इट। यहाँ पे यूज होगी सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेट यूज नहीं होगा। ठीक है, तो जो है सिट जो होगा वो यूज होगा, तो यू सिट ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस टू करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, कह रहा है टाइम मैनेजमेंट, और फिर आपको दे रखा है पी ऑप्शन में वंस टाइम इफिशिएंट सो एज, और फिर टू बी मोर प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड, और आर में है इज़ द एबिलिटी टू यूटिलाइज। ठीक है, इस तरह से दे रखा है, तो क्या होगा, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू यूटिलाइज, मतलब सबसे पहले आएगा आर इज़ द एबिलिटी टू यूटिलाइज वंस टाइम एफिशिएंट सो एज, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में आएगा पी, और टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड ऑर्गेनाइज, फिर बाद में आएगा क्यू, तो पी आर पी क्यू मतलब ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज़, फिर हमें पी में दे रखा है वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी फॉर हजार्ड्स कॉज्ड बाय द डिजास्टर मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस द। ठीक है, तो इसका क्या होगा ये आपको बताना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ ए क्या है, पहला हो जाएगा पी वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी फॉर। ठीक है, वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी फॉर, इसके बाद में क्या आएगा आर मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस द। ठीक है, इसके बाद में आएगा आर हजार्ड्स कॉज्ड बाय द डिजास्टर, मतलब बाद में आएगा क्यू। तो ये जो आ जाएगा हमारा क्रम बना है पी आर क्यू, मतलब सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का खूब आ रहे हैं, मतलब वही हमने रखा है बिल्कुल। तो इसमें पैसेज को आपको पढ़ना है, इसके बाद में उसमें जो है फिल इन द ब्लैंक आपको करनी है। विदाउट वाटर, फिर है एनिमल कैन सर्वाइव, ऑप्शन पहले वाले में भरना है, फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 है एनी एनिमल कैन सर्वाइव, एवरी एनिमल कैन सर्वाइव, सम एनिमल कैन सर्वाइव, या नो एनिमल कैन सर्वाइव। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, विदाउट वाटर नो एनिमल कैन सर्वाइव। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा नो, मतलब डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, विदाउट वाटर नो एनिमल कैन सर्वाइव इन डिजर्ट रीजन द ग्रेटेस्ट टू द लाइफ बाय डाइंग ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर वाले में क्या, द ग्रेटेस्ट थ्रेट, ग्रेटेस्ट वार्निंग, ग्रेटेस्ट वरी, ग्रेटेस्ट रिक्वायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेटेस्ट थ्रेट। ग्रेटेस्ट थ्रेट जो होगा वो क्या होगा, टू लाइफ टू ड्राइंग ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बट मैनी क्रिएचर्स आर एबल टू मेक यूज ऑफ, फिर आर लिटिल वाटर दैट एग्जिस्ट इन एरिड एरिया। फिर ऑप्शन पूछ रहा है द, फिर दैट, वेरी और वाट।
तो बट मैनी क्रिएचर्स आर एबल टू यूज ऑफ द लिटिल, यहाँ पे यूज होगा द लिटिल वाटर। राइट आंसर किसका हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, कह रहा है वन ऑफ नेचर्स मास्टर पीस, और फिर है यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएचर्स एक्यूपाइड टू वन ऑफ मास्टर पीस क्रिएचर्स, तो ये क्या इस पे ऑप्शन आएगा? तो एमॉन्ग, एमॉन्ग का मतलब होता है बहुतों के बीच, बिटवीन दो के बीच में, अबाउट बारे में ये होगा नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा एमॉन्ग, ठीक है, एमॉन्ग, ठीक है। तो राइट आंसर चौथे का कौन सा हो जाएगा? एमॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि क्रिएचर्स एक्यूपाइड टू विद डेजर्ट लाइफ इज़ द हार्डली कैमल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कोप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोप। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या है? द क्रक्स ऑफ द मैटर, ऑप्शन दे रखे हैं द अननोन पॉइंट, द लीजर पॉइंट, या द क्रिटिकल पॉइंट, या द इंटरेस्टिंग थिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द क्रिटिकल पॉइंट। द क्रक्स ऑफ द मैटर, मतलब क्रक्स ऑफ द मैटर मीन्स क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट, सीधे से आप याद रखिए क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बिलो द बेल्ट, इसका जो है एडम का मीनिंग क्या होगा? विदाउट एनी एफर्ट, वेरी क्विकली, क्रूअल एंड अनफेयर, एंड सस्पिशियसली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिलो द बेल्ट का, बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का राइट आंसर हो जाएगा क्रूअल एंड क्या हो जाएगा? अनफेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रूअल एंड अनफेयर, सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। इसका जो है आपको बताना है, कह रहा है ग्रेट एनर्जी और इंथियासिज्म टू परस्यूट ऑफ अ कॉज। इसका क्रोनोलॉजी, जर्नल, जील्स या जील, तो इसका राइट आंसर होगा जील। इस सब का मतलब होता है उत्तेजना, उत्साह, ये सब इसका जो है मतलब होता है। तो इंथियासिज्म का भी वही मतलब होता है, एनर्जी का भी वही होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच हैज़ बेस्ट सबस्टिट्यूट फॉर द फ्रेज अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर। अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंसेंटिव, या ग्रेजुटी, या रिम्यूनरेशन, या जो है हॉनरेनियम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो हो जाएगा रिम्यूनरेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिम्यूनरेशन। जो उसके काम के बदले में पैसा मिलता है उसको कहते हैं रिम्यूनरेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एन एनिमल लिव्स विद बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल। तो किसी अदर एनिमल को जो काट कर, खाकर और जो है उनको मारकर कोई जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रीडेटर। क्या कहते हैं? प्रीडेटर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ट्यूशन, दूसरा मैनर्स, तीसरा सर्किट और चौथा जीनिन। तो इसकी जो स्पेलिंग जो है मिस्टेक है वो ट्यूशन में मिस्टेक है, क्योंकि TUITION होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई मिस्टेक है, इसलिए जो है ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। माइनर्स बिल्कुल सही है, जेन्युइन सही लिखा है, सर्किट भी सही लिखा है, ट्यूशन की स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि TUITION होता है ट्यूशन, ठीक है। तो इसकी जो मिस्टेक कौन से में है? तो ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें हमें फिर से बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो हमें दे रखा है इंजरी, और दूसरा जो हमें दे रखा है थ्रस्ट, तीसरा सील्ड और चौथा अटैच। तो इसमें जो मिस्टेक है वो सील्ड की मिस्टेक में इस पे है, क्योंकि जो स्पेलिंग सही होती है वो SHIELD होती है और यहाँ पे EILD दे रखा है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। बाकी तीनों स्पेलिंग अदर जो हैं वो सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में कह रहा है एंटोनिम आपको बताना है। किसका बताना है? वायलेंट। वायलेंट का मतलब वही होता है जो उपद्रवी होता है, ठीक है। तो इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जेंटल। तो इसका डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हो जाए स्ट्रेंज, जो मतलब जो है बिल्कुल अनजान हो, उसके लिए कहते हैं स्ट्रेंज।
तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फैमिलियर, जो बिल्कुल परिचित हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फैमिलियर इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो है सिनोनिम बताना है आपको, और किसका बताना है, इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना। तो इसका स्टार्ट दे भी रखा है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में हमें बता रखा है कि फिर से सिनोनिम बताना है, किसका बताना है, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब जिससे क्या हो जाए, हमें फ़ायदा हो जाए, हमारे हित की बात हो या हमारी तरफ की बात हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल, जो हमारी तरफ की बात हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो इसको जो है आपको डायरेक्ट दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट हमें बनाना है। द ग्रूम सेड टू द ब्राइड आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ग्रूम प्रॉमिस्ड टू द ब्राइड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ हर। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, ही वुड टेक केयर ऑफ हर, सही है। तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट। फिर इसमें जो है हमें क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट दे रखा है, उसका डायरेक्ट बनाना है। तो सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड। सी टोल्ड हर ब्रदर आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। तो इसका पहला ही इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेड टू को यहाँ पे बदला गया है, किसमें, टोल्ड में बदला गया है। आई को जो है सी के अनुसार में, हर के अनुसार में सी में चेंज हो गया है, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में जो है एक्टिव पैसिव से इसमें क्वेश्चन है, और जो है एक्टिव फॉर्म को जो है पैसिव में हमें बनाना है। कह रहा है द स्टोर मैनेजर कॉज द टीनेजर शॉप लिफ्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, द टीनेजर इज कॉज्ड शॉप लिफ्टिंग बाय द स्टोर मैनेजर। पहला ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। द टीनेजर जो है इज कॉज, सॉरी इसका जो है सेकंड आंसर होगा, टीनेजर वाज कॉज्ड शॉप लिफ्टिंग बाय द स्टोर मैनेजर, क्योंकि इज नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बाज। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और इसके बाद में जो है नेक्स्ट सीरीज आपकी आती रहे, इसके लिए जो है आप कर दीजिएगा लाइक। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।